नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू केमिस्ट्री बाय विपुल एंड आई एम विपुल शर्मा। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक दो साल के अंदर इसके ऊपर से ना कंपटीशन में यानी कि जेई और नीट में जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर एक दो साल के अंदर ये क्वेश्चन देखे जाते हैं। मतलब इसके टॉपिक क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी जेई में आ गया एक दो साल बाद या कभी नीट में आ गया। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है ये टॉपिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कर अपना आज। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट क्या बोलता है बेटा, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। मतलब इसका ये है कि जब तक हम किसी चीज को अचीव नहीं कर लेते वो हमारे लिए क्या होती है, एक इम्पॉसिबल सी ही होती है। आपने शायद अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ अचीव किया होगा, आपको याद करो कि आपको लग रहा होगा कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप पे किसी ने ट्रस्ट करा या भरोसा करा, उस टाइम पर आपने उस पर बात मान करके उस काम को कर लिया और अल्टीमेटली आप वो काम कर पाए। कुछ बच्चों को लगता होगा कि वो 11th पास नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने 11th पास कर ली। कुछ बच्चों को लगता होगा कि वो ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्होंने करना स्टार्ट करा और जब उन्होंने कर लिया तो उन्हें लगा कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तो वैसी ही बात है बेटा, जब भी हम कोई काम करने लगते हैं वो हमें स्टार्टिंग में तो इम्पॉसिबल ही लगता है, लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे जैसे जैसे उस काम को करते हैं तो पॉसिबल लगने लग जाता है। इसी तरीके से कुछ बच्चों को लगता होगा कि जेई और नीट ये एग्जाम्स तो बहुत हाई फाई होते हैं, इसको तो नहीं किया जा सकता। इसी को आज आराम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, आराम से इसी एग्जाम को क्लियर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार स्टार्ट करो और हो सकता है कि ये काम भी पॉसिबल। चलो इसी पॉजिटिव नोट के साथ 9 बजे रात के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके अंदर स्टेप्स की बात करते हैं। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं भाई। सबसे पहले तो ये बताओ भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा C6H12O6, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा, ये है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे मैंने कहा यार मतलब कार्बन 6 बार रिपीट हो रहे हैं, हाइड्रोजन 12 बार रिपीट हो रहे हैं, ऑक्सीजन 6 बार रिपीट हो रहा है, एक काम करते हैं, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता CH2O और यहाँ पे 6 लिख दो। इसका भी तो मतलब यही है निकल करके कि अगर CH2O 6 बार जैसे छोटी छोटी यूनिट 6 बार मिलेंगी तो आपका एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे। तो मतलब किसी मॉलिक्यूल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी मॉलिक्यूल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, अब जिनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी लगभग सिमिलर होती है। सिमिलर होती है बेटा, सेम नहीं होती। तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल करके ये भी पता लगा लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने के चांसेस बढ़ जाए है। मतलब अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हम, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे क्या ज्यादातर टीचर्स ऐसे यहाँ पे टेबल बनाते हैं ना, वो टेबल यहाँ पर बनाएंगे और फिर यहाँ पर कुछ कुछ लिखेंगे कि यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पर ये कर दो। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, मतलब मैं ऐसा इन द सेंस कि मैं कराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं स्टेप्स की फॉर्म में करता हूँ, मैं टेबल नहीं बनाता, मैं स्टेप्स करता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि स्टेप्स बनाना मेरे लिए ज्यादा ईजी है, याद कम करना पड़ता है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में। अब कैसे करना पड़ेगा वो हम देख लेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर आप क्या करोगे, ग्राम को कन्वर्ट करोगे मोल्स के अंदर। तीसरे स्टेप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स जो आपके आए हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट मोल से। मतलब जैसे अगर आपके 3 मोल आए, मतलब 2 4 6 ऐसे आए, तो सबसे छोटे मोल कौन सा है, सबसे छोटा मोल कौन सा है, तो आप कहोगे सर 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड कर देना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मोल्स को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट मोल से, जो नंबर आएगा वही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। पांचवें स्टेप में क्या करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से। तो जो आपको वैल्यू मिलेगी n, जहाँ पर इनको डिवाइड करके आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम n बोलते हैं। सिक्स्थ में क्या होगा बेटा, सिक्स्थ स्टेप के अंदर
एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, एक एक स्टेप करके देखेंगे, बहुत इजी है हमारे लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, आओ सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक की कॉम्पोजिशन दे रखी है 49% कार्बन, यानी कि कार्बन कितना दे रखा है 49%, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 2.7%, क्लोरीन कितना दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है बेटा आपका 48.3%। ठीक है, चलो क्या करना था, परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना था। तो देखो पहले स्टेप के अंदर हम कर लेते हैं, 49% है ना, तो 49% की जगह लिख दो 49 ग्राम, बस कुछ नहीं सोचना, 49% की जगह क्या लिख दो 49 ग्राम, यानी कि कार्बन है 49 ग्राम, हाइड्रोजन 2.7% है, हाइड्रोजन हो गया 2.7 ग्राम, क्लोरीन 48.3% है, तो क्लोरीन हो गया 48.3 ग्राम। अच्छा मैंने ऐसे कैसे कर लिया, तो मैंने एज्यूम माना है कि टोटल सैंपल मेरे पास 100 ग्राम था, अगर उसमें 49% कार्बन है तो 100 ग्राम में से 49 ग्राम कार्बन हो गया। अगर 100 ग्राम था उसमें 2.7% हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2.7 ग्राम उसमें हाइड्रोजन है। तो कुछ भी मैंने ऐसा ट्रिक नहीं बनाई है, ये सिंपल मैंने एज्यूम करी है चीजें, तो हमने परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। सेकेंड स्टेप में क्या था बेटा, सेकेंड स्टेप में था कि ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में, देख लो ग्राम को कन्वर्ट करना है मोल में, तो ग्राम देर पता है आपको, मोल में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो मोल्स ऑफ कार्बन 49/12, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2.7/1, मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना आ गया बेटा 48.3/35.5। तो 49/12 कितना हो जाएगा, लगभग लगभग ये हो जाएगा भाई आपका 4.01 के आसपास है ना। अगर इसे करेंगे तो ये आएगा 2.7, और इसे करेंगे 35 को, अगर देखो 35.5 को मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे को साफ साफ पता चल रहा है 2 पे तो नहीं जाएगा ये, 2 का 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 आ जाएगा, तो 1.5 से करेंगे तो यानी कि 35 में 17 और जोड़ दो, 18 और जोड़ दो लगभग, तो कितना हो जाएगा ये लगभग 53 के आसपास हो जाएगा। तो अगेन 48 से ज़्यादा चला गया, यानी कि 1.5 से छोटा आएगा आंसर हमारा। ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं अंदाजा से 1.3, अंदाजा मान के, हमने थोड़ा सा रफ अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। चलो भाई, अब हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, हमने मोल्स निकाल लिए हैं। तीसरे स्टेप में क्या था, जो आपके मोल्स आए हैं उनको डिवाइड करना है जो आपके स्मॉलेस्ट मोल हैं, तो भाई सबको डिवाइड करते हैं। चलो भाई देखो तीसरा स्टेप 4.01, यहाँ लिखा मैंने कार्बन, यहाँ लिखा मैंने हाइड्रोजन, यहाँ लिखा मैंने क्लोरीन। तो कार्बन था 4.01 डिवाइडेड बाय, सबसे छोटा कौन है इनमें से 4 2 1, यानी कि 1.3 सबसे छोटा है। हाइड्रोजन 2.7/1.3। क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लोरीन हो जाएगा आपका 1.3 डिवाइडेड बाय 1.3। तो अगर मैं बेटा इनके आंसर्स निकालूंगा तो आंसर कितने आएंगे, मेरे आंसर आएंगे सर यहाँ पर, फोर्थ स्टेप वही हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.9 आएगा, लगभग 4 के बराबर आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आई 3 इंटू कार्बन, यहाँ पे कितना आएगा 13 इंटू 2 26 हो जाता है, 1.3 इंटू 2 कितना होगा 2.6, लगभग लगभग इसके बराबर ही है। अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं बेटा थोड़ा सा, है ना। और 1.3 को 1.3 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 इंटू क्लोरीन, यही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है C3H2Cl, C3H, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, C3H2Cl, दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना था, तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है। पांचवें स्टेप आओ, पांचवें स्टेप में क्या करते थे बेटा हम, पांचवें स्टेप के अंदर देख लो, पांचवें स्टेप के अंदर हमारा क्या होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपको 147, इंपेरिकल फॉर्मूला 3 कार्बन है यानी कि 36 हो गया,
2 हाइड्रोजन है जमा 2 हो गया, क्लोरीन है यानी कि 35.5 हो गया। तीनों को सम करते हैं तो यहाँ पर कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 38 और 35.5 यानी कि 0.5 यहाँ पर आ गया, 8 5 13 और 1 3 6 और 1 7 यानी कि इन सबको सम करके आएगा 73.5। 73.5 अगर मैं इसको कट करता हूं तो ये पूरा पूरा कितने पे चला जाएगा, 2 पर, यानी कि n की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 2। और एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर आप n की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाता है, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो था वो था आपका C3H2Cl, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा आपका वो आएगा C6H4Cl2। बात समझ में आ गई? उम्मीद है ये वाला न्यूमेरिकल आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। आपको देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दे दिया CH2O। अगर आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से डिवाइड कर देते हो तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई, CnH2nOn, चलो इतना ही रहने दो, है ना, आ जाएगा। आगे बोल रखा है 0.25 मोल ऑफ दिस कंपाउंड। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 0.25 लेता हूँ तो मेरे को 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 हाइड्रोजन का एटम मिलेगा अगर मैं 0.25 मोल लेता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पता चलेगा, अगर मैंने 1 मोल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया या 1 मोल कंपाउंड लिया तो उसके अंदर मेरे को कितने हाइड्रोजन मिलेंगे, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, 1 मोल लेने पर 4 हाइड्रोजन के एटम मेरे को मिलेंगे। इसका मतलब ये था, एम्पिरिकल फॉर्मूले में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं बेटा, 2 हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 है 1 मोल के फॉर्मूले के अंदर। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूले को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा होगा तो आपको 4 हाइड्रोजन मिले होंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला होगा। इसका मतलब जो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा, CH2O। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी हिसाब से तीसरा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये घर के लिए है, सॉल्व करके कमेंट के अंदर आंसर बता देना। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं हर्ट दे दूंगा भाई, और आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या किसका आंसर सही है। ठीक है, मैंने वेपर डेंसिटी वाला करा रखा है बेटा। वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हमें पता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन दे ही रखा है, वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे बेटा तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने पर क्या आपको पहले वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। और कहाँ पर पढ़ा है हमने, ये पढ़ रखा है हमने रिलेटिव डेंसिटी वाले लेक्चर के अंदर, जा करके उसे फटाफट से देख लो। ठीक है, ये होमवर्क है, होमवर्क करके इसका आंसर कमेंट में बता देना। चलो भाई, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। अब भाई एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो लगभग 1-2% के आसपास है ना, 0 तो नहीं, 1-2% के आसपास है। मतलब बहुत ऐसा रेयर होता है कि क्या नाम है, इसमें से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब रिसेंट ईयर में पूछे भी नहीं गए तो क्यों पढ़ा रहे हैं। रिसेंट में नहीं पूछे गए इसका मतलब ये थोड़ी है पूछे भी नहीं जाएंगे। और जब हम टारगेट कर रहे हैं तो हम टारगेट करेंगे ना कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आए। केमिस्ट्री में टारगेट है बेटा जेई के अंदर 120 आउट ऑफ 120 लेके आने, और नीट में टारगेट है 180 आउट ऑफ 180 लाने का। एक भी क्वेश्चन हमारे लेक्चर में से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम सारे ही टॉपिक कवर करेंगे। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। सबसे पहले एटॉमिक मास को निकालते हैं।
एटॉमिक मास किसका निकालते हैं? तो भाई सॉलिड का निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। इसी के ऊपर एटॉमिक मास निकालने के ऊपर ड्यूलॉन्ग्स और पेटिट्स ने लो दिया। क्या लो दिया? इन्होंने बोला जो सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एटॉमिक वेट का और स्पेसिफिक हीट के बीच में एक रिलेशन पाया गया। क्या रिलेशन है इनके बीच में? रिलेशन है एटॉमिक मास को अगर मैं स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लगभग नियरली मेरे को कितना मिलेगा? 6.4 आंसर मिलेगा। स्पेसिफिक हीट को आपको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में लेना पड़ेगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट को कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट को एटॉमिक मास जो होगा बेटा यहाँ से सॉलिड का पता चल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हम निकाल लेते हैं। कहाँ निकालेंगे? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। स्पेसिफिक हीट निकाल करके उसे 6.4 को स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करते ही हमारा क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास मिल जाएगा उस सॉलिड का। देखो भाई, एटॉमिक मास को स्पेसिफिक हीट से डिवाइड कर देंगे। स्पेसिफिक हीट किस में लेंगे? कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस में लेंगे, और ये लगभग किसके बराबर आएगा? 6.4 के बराबर आएगा। एग्जैक्टली सेम नहीं आता, बेटर रिजल्ट अगर 6.4 के आसपास वैल्यू चाहिए तो ये हैवियर एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके लिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है। अब बेटा एटॉमिक मास हमने निकालना सीख लिया। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मतलब आपको डायरेक्टली बस पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट दे देगा वो आपको क्या करना पड़ेगा? 6.4 को स्पेसिफिक हीट से डिवाइड करना पड़ेगा और आपका एटॉमिक मास आ जाएगा। बात करते हैं मोलिकुलर मास निकालने की। मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है विक्टर मियर्स टेस्ट या विक्टर मियर्स मेथड। विक्टर मियर्स मेथड सिर्फ वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। मैं यहाँ पर चाहूँ तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा करके आपको समझा सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है क्या नहीं होता, बट अगेन बेटा कोई फायदा नहीं, मतलब लिटरली कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ एक थोड़ा सा मेथड पता होना चाहिए कि कैसे मेरे को आंसर निकालने क्वेश्चन का, बस दैट इज इट। बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, बस आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे निकालना है। तो जैसे आपने ड्यूमास मेथड भी हमने पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है? जहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस करी थी, जहाँ हमने परसेंटेज एलिमेंट की निकाली थी। कार्बन के लिए लिविंग मेथड पढ़ा था, हाइड्रोजन के लिए भी लिविंग मेथड पढ़ा था, नाइट्रोजन के लिए ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड पढ़ा था, और कौन कौन से थे? केरियस मेथड पढ़ा था, है ना, हेलोजेंस के लिए, सल्फर के लिए, फास्फोरस के लिए। उसी लेक्चर के अंदर मैंने आपको ड्यूमास मेथड के अंदर, जिसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं, ये फॉर्मूला दिखाया था, और ये फॉर्मूला दोबारा से लगता है विक्टर मियर्स टेस्ट के। ये सारे टर्म क्या होते हैं वहां पर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लीज वो उस लेक्चर को जाकर के देख लो अगर इसे समझना है तो। और यहाँ से हम क्या करेंगे? V2 की वैल्यू निकालेंगे, और V2 की वैल्यू निकाल करके इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। भाई देखो, V2 वॉल्यूम हो गई, इसे 22,400 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा मोल्स। और गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास भी क्या होता है? मोल्स होता है। तो हम मोल्स को तो यहाँ से भूल जाएंगे, मोल्स को तो यहाँ से भूल गए। हमको सिर्फ ये याद रहेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू V2 अपॉन 22,400। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा? मोलर मास की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगी बेटा? मोलर मास की वैल्यू आएगी गिवन मास इनटू में 22,400 अपॉन में वॉल्यूम V2 किस में लेनी है? मिलीलीटर में लेनी। तो हमारा मोलिकुलर मास आ जाएगा। चलो भाई फटाफट से करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं अगेन कह रहा हूँ बेटा, अगर ढंग से समझना है इसको तो ये वाला लेक्चर जा करके देख लेना, जिसमें मैंने इस लॉ के बारे में बताया है। कहाँ है बेटा? कहाँ है? आपको आइकन में यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, मिल जाएगा। चलो, इन विक्टर्स मियर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास या मोलिकुलर मास 0.10 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि आपको बेटा क्या दे दिया? गिवन मास दे दिया। कितना दे दिया आपको? 0.10 ग्राम। डिस्प्लेस्ड 27.96 मिलीलीटर, यानी कि V1 की वैल्यू दे दी 27.96 को मैं 2080 मान रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ, आप लोग ढंग से कैलकुलेशन कर लेना भाई, है ना। टेम्परेचर दे दिया आपको T1 कितना दे दिया बेटा? 15 डिग्री सेल्सियस। इसे सबसे पहले केल्विन में बदलेंगे तो हो जाएगा 288 केल्विन। उसके बाद प्रेशर दे दिया 766 mmHg, यानी कि P की वैल्यू दे दी आपको 766
और पी एक्वस की वैल्यू जो आपको दे दी वो दे दी आपको 60। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, P1 सॉरी P माइनस पी एक्वस V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P की वैल्यू हो गई 766, P एक्वस की वैल्यू हो गई 16, V1 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 की वैल्यू थी बेटा आपकी 28 मिलीलीटर, अपॉन में T1 की कितनी वैल्यू थी, T1 की वैल्यू थी आपकी 288 इज इक्वल टू P2 कितना है बेटा 760, सबको ही पता है। V2 तो निकालना है, T2 कितना है 273। कैसे आया बेटा जा करके देख लेना लेक्चर। सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करेंगे यहाँ से बेटा। अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा आ जाएगा 14 4, यह आ जाएगा 14, ये बन जाएगा आपका 750 इंटू 14, 14 को भी काट दो भाई, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 72, 750 इंटू 7 अपॉन में 72 इंटू में 760 इंटू में 273, डेसिमल से जीरो से जीरो कट गया। आगे यहाँ लिख लेते हैं भाई जल्दी से। ये बन गया आपका 75 इंटू 7 इंटू 273 अपॉन में 72 इंटू में आपका ये हो गया आपका 76। कुछ कट रहा है क्या भाई, 3 से कट जाएगा नहीं, तो ये आ गया आपका 91, ये आ गया आपका 24 है ना, हाँ 24 हो गया। और कुछ कट रहा है, नहीं, 2 से 3 से 4 से नहीं कट। एक काम करते हैं, ये लगभग लगभग क्या हो जाएगा 1 के बराबर आ जाएंगे दोनों कट कुटा करके, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा V2 की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी 91 अपॉन में 24। ये लगभग हो जाएगा 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 आता है, तो 3.8 के आसपास आ जाएगा, है ना। ये तो 96 हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 3.8 के आसपास आपका आंसर बनेगा, 3.8 के आसपास आएगा, ठीक है। चलो V2 की वैल्यू आ गई। अगर बेटा V2 की वैल्यू आ गई फटाफट से उठा करके किस में रख दो, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास, या फिर हाँ मोलिकुलर मास, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं। चलो भाई तो देखो जरा करते हैं फटाफट से। तो बेटा गिवन मास आपको दे रखा था कितना 0.10 अपॉन में मोलिकुलर मास आपको निकालना था। वॉल्यूम आपको आ गई थी 3.8 बेटा, और अगर आपने 22,400 से इसे डिवाइड कर देते हो तो कुछ ऐसा बनेगा। मोलिकुलर मास की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 22,400 गुना में 1/10 इंटू 8 इंटू 10 से 10 कट जाएगा, 38 आ जाएगा। तो देख लेना अब ये आपका मोलिकुलर मास हो गया बेटा 22,400 अपॉन में 38 इंटू 4 करें, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 8 48 6 18 22, लगभग लगभग आपका ये बेटा 5 के अराउंड आएगा, 5.8 या 9 के आसपास आएगा, 38 224 ना, और ये हो जाएगा 580 के आसपास आ जाएगा बेटा, 580 के आसपास ऑर्गेनिक एसिड का वेट आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में मैंने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज करा है। इस चैप्टर के अंदर इतनी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं होती, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें अपने भाई क्या नाम है करने लग गया यहाँ पे तो मेरे को टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप लोग ये सोच रहे होगे कि सर फिर हमें भी तो टाइम लगेगा, तो बेटा आपकी प्रैक्टिस बार बार न्यूमेरिकल्स को ही तो करने की होनी चाहिए ना। तो कोशिश करो कि ज्यादा से जल्दी इन क्वेश्चंस को करने की। बाकी जिन क्वेश्चंस के अंदर मैं तो पहले भी कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ऐसी डेसिमल वाली आ जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, तो जितना हो रहा है उतना तक रखना, मतलब जहां तक आपसे इजीली कैलकुलेशन हो गई वहां तक करना, और उसके बाद बेशक से छोड़ देना।
ठीक है। अगर आप उसको पूरा करने के चक्कर में रहोगे तो जब ज़्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपने सॉल्व करा, लास्ट में आपका आंसर भी नहीं, आपने टाइम खराब करा। तो जब तक इजीली सॉल्व हो रहा है करो, उसके बाद उसे वहीं पर स्किप कर दो। जब सेकेंड राउंड में आप आओगे, जब आपको सारे आपने जो आते हुए क्वेश्चन है वो कर लोगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को उठाना और क्या नाम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। एकदम से अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाएगी तो उसे इतना जल्दी ये मत सोचना कि मेरे से हो ही जाए, मतलब अभी करना ही है मेरे को, है ना, तो टाइम खराब मत करना। चलो भाई, सेकंड मेथड है सिल्वर सॉल्ट मेथड, है ना। अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास निकालने का पहला मेथड विक्टर मियर्स मेथड, और अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालने का दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं सिल्वर सॉल्ट मेथड। और सिल्वर सॉल्ट मेथड लगता है बेटा ऑर्गेनिक एसिड के ऊपर। अगेन क्या बोल रहा हूं मैं कि कैसे आया फॉर्मूला मैटर नहीं करता, एग्जाम में नहीं आ रहे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में बस आप कर पाओ। चलो तो देखो भाई, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। हमने एक लिया, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, है ना, इस टाइप के जो एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड टाइप के। तो हमने एक ऑर्गेनिक एसिड लिया, उसे AgNO3 के साथ मिलाया तो हमें एक सिल्वर सॉल्ट मिल गया, और फिर हमें उसे हीट कर दिया सिल्वर सॉल्ट को, तो हमें सिल्वर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल गया। आपको जो ध्यान रखना है वो ये फॉर्मूला है कि ये रिएक्शन करवाने के बाद हमने कैलकुलेशन वगैरह कर पूरा करके ये मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला बनाया। यहाँ पर जो N है वो बताता है बेसिसिटी, कि जो एसिड था वो कितने H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है। जनरली इसे लोग बोल देते हैं कि क्या नाम है आपका, कि कितने हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है, लेकिन मेन आपका ये है कितने H+ आयन वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसे उसकी क्या बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ CH3COOH की, तो ये सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, एक H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाती है 1। ठीक है, N की वैल्यू हो जाती है 1। अगर मैं ये बात करता हूँ COOH, ये 2 हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी भी हो जाएगी बेटा 2, N की वैल्यू हो जाएगी इसकी 2। तो यहाँ पर आपको जो N होता है वो बेसिसिटी रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली बेसिसिटी गिवन होती है। 108 तो पता ही है। W क्या मतलब होता है बेटा, आपका जो सॉल्ट बना उसका मास कितना था, सॉल्ट बना उसका मास कितना था। सॉल्ट कहाँ से बना, ऑर्गेनिक एसिड को जब आपने AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट बना, तो सॉल्ट का मास कितना था। और X हो जाता है आपका सिल्वर का मास, मतलब जो आपका प्रेसिपिटेट आउट हो गया, आपने सिल्वर सॉल्ट को जब हीट करा तो जो सिल्वर आपका बन गया, इक्विवेलेंट वेट से निकलता है ये फॉर्मूला। तो जो आपने सिल्वर सॉल्ट को हीट करा तो आपका सिल्वर बना, जो प्योर सिल्वर प्रेसिपिटेट के रूप में आउट हो गया, उस सिल्वर का मास कितना था वो आपको एक्स बताता है। तो आओ क्वेश्चन को देखते हैं भाई जल्दी से, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो 0.41 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट, यानी कि सिल्वर सॉल्ट को हम किससे डिनोट करते थे, W से, तो W की वैल्यू हो गई 0.41 ग्राम। ठीक है सर। डाई बेसिक एसिड यानी कि बेसिसिटी दे दी, यानी N की वैल्यू दे दी 2। ऑन हीटिंग रेजिड्यू 0.216 प्योर Ag, यानी कि प्योर Ag मतलब X की वैल्यू दे दी 0.21। डिटरमाइन मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड, है ना, ये ऑफ लिखा हुआ है, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड। ठीक है भाई, सिंपल है। मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, N 108 W अपॉन X माइनस 107, यही फॉर्मूला लिखा था। N हो गया बेटा आपका 2, 108 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 41 से, डिवाइड कर दूंगा 100 से, है ना। 0.41 को मैंने 41 अपॉन 100 लिख दिया। X की वैल्यू कितनी है 0.21, तो इसको मैं लिख दूंगा 21 से इंटू में आपका 100, 100 से 100 कट जाएगा, माइनस 107 कर दूंगा। 21 से लगभग ये 2 पे चला जाएगा, तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 108 को करेंगे तो 216 माइनस 107, यहाँ से कर लो भाई। ये हो जाएगा आपका 432 माइनस 214, तो 432 में से 214 गया भाई, हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 218, है ना। लगभग आपका कितना आ जाएगा मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा
218 किसका बेटा? ऑर्गेनिक एसिड का। यहाँ से मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, डेट इज इट। मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, फालतू क्यों सोचना है भाई, जब हमारा इजीली आंसर आ रहा है। सेम वे में प्लेटेनिक क्लोराइड मेथड, ये ऑर्गेनिक बेसिस के लिए होता है, वो किसके लिए था? ऑर्गेनिक एसिड के लिए। ये किसके लिए है बेटा? ये है प्लेटेनिक क्लोराइड मेथड, सॉरी ये है ऑर्गेनिक बेसिस के लिए। यहाँ पर भी हम सेम काम करते हैं, मैं रिएक्शन लाना भूल गया बेटा। यहाँ पर भी हमारा काम सेम होता है, सॉल्ट बनता है और वो प्योर आपका क्या हो जाता है, हाँ, एक प्योर आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। हाँ देखो भाई, करते हैं इसे जल्दी से। 0.30 ग्राम क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट, यानी कि आपको सॉल्ट की वैल्यू दे दी, कितनी है बेटा? 0.30 ग्राम क्लोरोप्लेटिनाइट सॉल्ट, ठीक है, ऑफ डाई एसिडिक ऑर्गेनिक बेस, यानी कि N की वैल्यू आपको 2 दे दी, डाई हो गया, डाई एसिडिक बेस एग्जैक्टली प्रोड्यूस 0.09 ग्राम प्लेटिनम, यानी कि आपको X की वैल्यू दे दी 0.09 ग्राम स्ट्रॉन्ग इग्निशन करने पर। मोलिकुलर मास बताना है आपको, मोलिकुलर मास बताना है कितना होगा, तो बेटा क्या करेंगे देखो जल्दी से। एन की वैल्यू आपको पता ही है, डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता ही है, सॉल्ट की वैल्यू हो गई 195 करेंगे। एक्स की वैल्यू को आप क्या करोगे बेटा? डिवाइड कर दोगे। एक्स कितना है यहाँ पर आपको दे ही रखा है, एक्स की वैल्यू 0.9 है, डब्ल्यू की वैल्यू 0.30 है, और क्या करोगे आप? एन की वैल्यू 2 है, -410 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इजी है, ठीक है। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कितनी कैलकुलेशन कर पाते हो आप। अगर आप कैलकुलेशन कर पाओगे तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दी मैंने। छोटा सा लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त। वैसे ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक रहता है, वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसे कर लेना भाई सॉल्व, है ना, और आंसर बता देना कमेंट में कितना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स होगी, मोलैरिटी, डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का मोलैरिटी से क्या लेना देना है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें बेटा आपको क्या नाम है बता दी जाएंगी। एंड यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहें, लगातार नोट्स प्रॉपरली बनाते रहें, चैप्टर को कंप्लीट करते रहें और देखते रहें केमिस्ट्री बाय विपुल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।